गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे हमारे इस विषय पर। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। अब इसमें जब हम शिक्षण विधि की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि जो शिक्षक है, हमने आपको ये भी समझा दिया, पहले भी आपने पहले वाली कक्षाओं में ये चीजें पढ़ ली कि हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग करके कक्षा में जा रहे हैं। जो भी शिक्षक है तो उसके बाद उस प्लानिंग में हम कोई ना कोई मेथड यूज करते हैं और शिक्षक के पास बहुत सारे ऐसे मेथड हैं। वो समझ सकता है कि किस मेथड से मुझे पढ़ाना है। तो उन्हीं विधियों की इसमें बात की जाएगी कि कौन कौन सी विधियां हैं जो हम देख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अपनी कक्षा के अनुसार। तो उसी पर हम इन विधियों की चर्चा करेंगे और ये एक योजना की तरह है, एक प्रणाली है, एक योजना है जो कि हमारे प्लान में, योजनाओं में सम्मिलित की जाती है। यदि हमने कोई पढ़ाने के लिए पाठ तैयार किया है तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि हम उसे किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस मेथड से पढ़ाएंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे। तो वो हमारी पूरी मिलाकर क्या कहलाएगी? एक शिक्षण विधि कहलाती है। अब ये हमारे एक प्रस्तावना के रूप में हमने ये जान लिया कि ये शिक्षण विधि किस आधार पर है। अब हम जब इसके उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षण विधियों के कुछ उद्देश्य भी हैं। हम ये शिक्षण विधियां क्यों पढ़ रहे हैं? बालकों में सामाजिक गुणों का विकास। इससे क्या होता है कि जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार की विधियों के माध्यम से पढ़ाते हैं और बच्चा भी उन विधियों के माध्यम से पढ़ता है और सभी लोगों के मिले जुले सम्मिलित रूप से वो अपनी जो भी विधियां हैं उनको पूरा करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक गुण उसमें विकसित हो जाता है। अब समाज जो है, नेक्स्ट है कि समाज स्वीकृत मूल्यों को सही दिशा में लाने का अभ्यास। हम जिस ढंग से जिन विधियों को हम प्रयोग में ला रहे हैं वो सही ढंग से सही दिशा में प्रयोग में आ रही हैं या नहीं आ पा रही हैं, तो वो हम समाज में एक स्वीकृत मूल्यों के रूप में लेते हैं। और तीसरा हमारे सामने आता है कि बालकों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना। अब बालकों को इस तरीके के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से जब अवगत कराएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम ये सारे प्रकार के जो हमारे पर्यावरण है ये हम उन अपने सामने ला सकेंगे कि सामाजिक है तो सामाजिक पर्यावरण किस आधार पर है, या सांस्कृतिक है तो सांस्कृतिक चीजें उसमें कौन कौन सी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी विधियों में, और प्राकृतिक रूप से हम किस प्रकार से पर्यावरण से अवगत हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों को जब हम मिलाते हैं तो वो उसी प्रकार से हम अपनी विधि को तैयार करते हैं। तो उस विधि से हमारा ये उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट उद्देश्य आता है कि विश्व बंधुता की भावना का विकास।
अब विश्व बंधुत्व की भावना भी हमारी विकसित हो जाती है जब हम इन विधियों के माध्यम से अपने जो पाठ योजना है उसको पूरा करते हैं। तो शिक्षण में जब इन विधियों को हम डालते हैं तो पूरे विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर आ जाती है। अगला है प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में जीवन व्यतीत करने का कौशल। अब हम जब प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसी तरीके से हम शिक्षण विधियां भी तैयार करते हैं जिससे कि हमारा ये उद्देश्य भी पूरा हो जाए कि हम प्रजातांत्रिक एक सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं और जो हमारी विधि है उसको पढ़ाने से भी हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें ये कौशल विकसित हो जाएगा। अब इस के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर के प्रति जो हमारी सुरक्षा एवं सम्मान की भावना है वो भी रखी जाती है। अब हम विधियों में कई प्रकार की ऐसी विधियां हैं जिन्हें हम शिक्षण कराते समय प्रयोग में लाते हैं। तो उसी आधार पर हम देखते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसकी भी सुरक्षा हो रही है, उसकी भी कहीं ना कहीं हम सम्मान रख रहे हैं और उन्हीं विधियों को फिर हम प्रयोग में ला रहे हैं जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी इन विधियों को ग्रहण कर सके। और अगला आता है अंतिम उद्देश्य इसका कि ग्लोब मानचित्र चित्र एवं रेखा चित्र का अध्ययन। जब हम विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से पढ़ाते हैं, शिक्षण करा रहे हैं कक्षा में, तो बालकों का ये उद्देश्य भी पूरा हो जाता है कि हम ग्लोब मानचित्र चित्र या रेखा चित्र से अध्ययन कर रहे हैं। तो फिर हम इन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, इस विधि के आधार पर करते हैं कि हम उनमें ग्लोब मानचित्र चित्र रेखा चित्र का प्रयोग करें। प्रयोग करने से उस विधि में हम विद्यार्थियों को ये सारी चीजें दृष्टांत करा देते हैं और उससे उनमें इन चीजों का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब जो हम बात करें तो शिक्षण विधि से रिलेटेड ही अभी हम चल रहे हैं, तो इसका अर्थ हम देखेंगे कि शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए, ये एक सबसे अधिक जो विशिष्ट बात है शिक्षण विधि की वो यही है कि यदि किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक हमें पहुंचाना है तो किस प्रकार से पहुंचाया जाए जिससे वे निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें, यह पद्धति शिक्षण पद्धति कहलाती है। अब जिस भी पद्धति से हम उनको पढ़ा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो पूर्ण तरीके से सीख जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी जो पद्धति है, वो हमारी जो विधि है वो एकदम सही है, क्योंकि जो हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वो आराम से वो सीख रहा है, तो हमारा उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा है। तो यही शिक्षण विधि होती है। अब अगला है कि शिक्षा में पद्धति शब्द का प्रयोग शिक्षक के लिए उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिसके द्वारा बालक उस विषय वस्तु का ज्ञान को सीखता है। अब शिक्षा में जब पद्धति शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं कि विधि कुछ हम यूज कर रहे हैं, तो शिक्षक के लिए क्या होता है कि अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षक ही इन विधियों का प्रयोग करेगा जिसके द्वारा क्या होगा, बालक उस विषय वस्तु का ज्ञान सीख जाएगा जो भी हम उसे सिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम उसको ज्ञान का अनुभव
करा सकते हैं। तो इसमें अध्यापक किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने जा रहा है, तो जब हम किसी विधि का उसमें प्रयोग करेंगे, हम बहुत सारी ऐसी विधियां देखेंगे जिनका प्रयोग हम करके बच्चे को, बालक को, विद्यार्थी को उस विषय वस्तु का ज्ञान करा सकते हैं। अब अगला हमारे सामने आता है कि अन्य विषयों की भांति सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भी बहुत सी शिक्षण विधियां हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? एक भ्रमण विधि है, इकाई शिक्षण विधि है, निरीक्षण विधि हो गई, समस्या समाधान विधि है, प्रायोजना योजना विधि है, अनुसंधान विधि है, कार्यगोष्ठी विधि है, वार्तालाप विधि है, स्रोत संदर्भ विधि है, व्यक्ति शिक्षण विधि है। तो इसमें बहुत सारी हमारी विधियां जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, और इन्हीं विधियों के माध्यम से हम सामाजिक जो हमारा शिक्षण है या शिक्षण पद्धतियां हैं वो हमारे काम में ले सकते हैं। तो इतनी सारी विधियों के माध्यम से यदि हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए जो ज्ञान है, जो शिक्षा ग्रहण करनी है, वो उनके लिए सरल हो जाता है। अब जब हम शिक्षण का अभ्यास करते हैं, तो शिक्षण अभ्यास का जो आखिरी चरण छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में अध्यापन होता है। यह स्कूल की वास्तविक दशा में संपन्न किया जाता है। छात्र अध्यापक अपने सीखे गए अध्यापन कौशल का प्रयोग इसी समय में करते हैं। अगर हम छात्र अध्यापकों की बात करें, तो पहले छात्र अध्यापक खुद ज्ञान प्राप्त करता है कि हमें किस किस तरीके की विधियां हैं उनको हमें पढ़ना है। उसके बाद जब वो कक्षा में जाता है पढ़ाने के लिए, अपना शिक्षण अभ्यास जब करता है, तब वो इन चीजों से सामना करता है कि जब मुझे पढ़ाना है, कोई भी ऐसा प्रकरण मुझे पढ़ाना है, तो मैं किस प्रकार की विधि का प्रयोग कर सकता हूं। और जो विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो उस वक्त देखा जाता है, शिक्षण अभ्यास जब उनका चल रहा है, तब ये देखा जाता है कि जो छात्र अध्यापक हैं वो किस तरीके से अपने ज्ञान को, कौशल को विकसित कर रहे हैं या प्रयोग में ला रहे हैं। तो इसी तरीके से शिक्षण, जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो अभ्यास का अभिप्राय, शिक्षण क्या है कि एक अभ्यास अभिप्राय अध्यापन विषयों का शिक्षण मात्र से ना होकर स्कूल के विभिन्न प्रकार के अनुभव से होता है। शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम में निम्न कार्यों को शामिल कर लिया जाता है। तो जब हम शिक्षण कराते हैं तो उसमें जो अभ्यास का अभिप्राय है, जो भी हम अभ्यास करा रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं और जिस विषय का भी करा रहे हैं, तो उसमें शिक्षण मात्र ही नहीं है, हमारे साथ में और भी विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं जो कि हमें शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम है उनमें वो पूरे किए जाते हैं। शिक्षण के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी भी हमारे सामने आती हैं जो कि हमें अभ्यास कार्य में करनी होती है। एक कक्षा अध्यापन कार्य, सबसे पहले तो हमें कक्षा अध्यापन कार्य ही करना होता है। उसके बाद पाठ्य सहगाम पाठ्यक्रमी प्रवृत्तियों का प्रयोजन एवं कार्यान्विति। अब जो भी हमने पाठ पढ़ाने का, कक्षा में अध्यापन का कार्य लिया है, उसमें हमें किस प्रकार की प्रवृत्ति के माध्यम से
पाठ्य को कैसे उसका प्रयोजन हमें तैयार करना है, कैसे उसकी हमें योजना तैयार करनी है, वो सारी चीज़ें भी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। तो उसका एक प्रयोजन करना होता है। सबसे पहले हम क्लास में जाएँगे और किस आधार पर हम विद्यार्थियों को पढ़ाएँगे, शिक्षण प्राप्त कराएँगे। अब फिर स्कूल संबंधी अभिलेखों की तैयारी एवं प्रयोग, जितने भी हमारे स्कूल से संबंधित अभिलेख हैं, उनकी भी तैयारी करनी होती है। और उसके बाद छात्रों के प्रगति अभिलेख का संचित अभिवृत्ति तैयार करना एवं उनकी पूर्ति करना। हमें ये भी देखना होगा कि छात्रों की प्रगति किस आधार पर हो रही है, लगातार वो किस आधार पर अपनी वृत्ति को चेंज कर रहे हैं, अभिवृत्ति उनकी परिवर्तित हो रही है। तो इस तरीके से जो उनकी पूर्ति है, वो भी हमें देखनी होती है। हम जो छात्र अध्यापक है वो पढ़ा रहा है, लेकिन उसके पढ़ाने के बाद छात्रों में जो प्रगति हो रही है, उसे लगातार देखना होता है कि किस प्रकार की जो तैयारी है, अभिवृत्ति है बच्चों में, वो तैयार हो रही है, उसकी पूर्ति किस आधार पर हो रही है। उसके बाद हमारे छात्रों का जो पूर्ण प्रगति प्रतिवेदन तैयार होता है, वो किस प्रकार से हो रहा है। छात्रों के पूर्ण प्रगति प्रतिवेदन भी तैयार करना होता है कक्षा जो अध्यापक है उसको, कि किस प्रकार से इनकी जो पूर्ण प्रगति है, पूर्ण जो इनका असेसमेंट है, मूल्यांकन है, वो किस आधार पर करना होगा। फिर है छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन, किस आधार पर छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाए। तो अध्यापक पढ़ा तो रहा है, लेकिन साथ के साथ उन सभी चीजों का मूल्यांकन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जो छात्र आवश्यकता अनुभव करे, उसकी सहायता करना। जो भी छात्र, उसको किसी सहायता की आवश्यकता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता है, तो फिर कक्षा जो अध्यापक है उसको उन सभी चीजों को उसे दिलाना होगा, उसकी सहायता करनी होगी। इसी आधार पर कक्षा अध्यापक अपना कार्य करेगा। अब प्रधानाचार्य, परिवीक्षक, अध्यापक छात्रों के मध्य उचित मानवीय संबंधों का विकास करना। अब इसमें कक्षा अध्यापक का जो कर्तव्य है, वो प्रधानाचार्य हैं या जो परिवीक्षक महोदय हैं, अध्यापक हैं या छात्र हैं, इन सभी से जो विद्यार्थी है उनका कभी ना कभी होता है, संबंध तो होता ही है, लेकिन किस तरीके से उनको मानवीय संबंधों में ढालना है, कैसे प्राचार्य से बात करनी है, कैसे पर्यवेक्षक से उनका संबंध होना चाहिए, कैसे अध्यापक से संबंध होना चाहिए, किस तरीके से छात्र और छात्रों के मध्य संबंध होना चाहिए। तो इस तरीके के जो संबंध है, उनके विषय में भी हमें छात्रों को बताना होगा। अब अंत में इस शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम को कई विद्वान शिक्षण कार्य शिक्षक भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम है, उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो छात्र अध्यापक को देखनी होती हैं, और उसके बाद फिर वो अपना कक्षा जो अध्यापन कार्य है वो पूरा करता है। अब उसके कार्यों के करने के बाद हम देखते हैं कि जो शिक्षण की विधियां हैं वो भी विविध प्रकार की हैं। सबसे प्रथम हम देख रहे हैं कि निगमनात्मक और आगमनात्मक विधि है। अब हमारे सामने जो ये विधि है, इसमें पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के दो प्रकार हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उनकी जांच या पुष्टि के लिए
अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। और दूसरे में हम बात कर सकते हैं कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनको देकर छात्रों में कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी को आगमनात्मक विधि कहते हैं। यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब यहाँ पर जब हम निगमनात्मक और आगमनात्मक विधियों की बात कर रहे हैं, तो ये विधियां हमारी व्याकरण के लिए एक तो सबसे प्रमुख विधियां हैं। और जहां हम निगमनात्मक की बात करते हैं, निगमनात्मक में इसमें नियम पहले आता है। नियम जब पहले आता है तो हम बहुत सारे हमारे ऐसे व्याकरण के विषय हैं जिनमें नियम दिए हुए होते हैं। तो हम उन नियमों के आधार पर जब चलते हैं तो फिर उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाता है और लास्ट में हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हम ये नियम जो लेकर चले थे वास्तव में ये नियम इसके लिए ही बना है। तो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से दोबारा फिर हम उस नियम तक पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से आगमनात्मक विधि भी है जिसमें कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमें नियम तक पहुंचना होता है। बहुत सारे हम पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि इन सभी चीजों से हमें क्या ज्ञात हुआ, हमें इन चीजों से इस नियम तक पहुंचने की ज्ञात हो गया है। तो इसी तरीके से जो निगमनात्मक और आगमनात्मक जो विधियां हैं वो हमारे व्याकरण में सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। अब हम बात करते हैं वस्तु विधि की। वस्तु विधि में शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त हमें यानी कि दिख रही है, वो वस्तु हमें मूर्त हो रही है, दिखाई दे रही है। और उससे अमूर्त की ओर हमें जो चीजें नहीं पता है उनको ज्ञात करना। वास्तव में हमें बाह्य जो संसार है उसका ज्ञान किससे होता है? अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, जिनमें नेत्र सबसे ज्यादा प्रमुख है। जब हम छोटे पे हमारा जन्म होता है और जन्म के बाद हम सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो नेत्रों का है। हम आंखें खोलते हैं और हमारे सामने बहुत सी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, बहुत सी चीजें हमें नजर आती हैं। तो किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। हमें लगने तो लगता है कि ये वस्तु है और कोई इस तरीके की वस्तु हमें नजर आ रही है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। तो हमारे सामने वो मूर्त वस्तु हमें दिखाई दी और उसका हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए आरंभ में वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ऐसी बहुत से प्रकरण हैं जिनको कि यदि शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे मूर्त रूप से बच्चों के सामने उनका प्रदर्शन करके उन्हें यदि वो पढ़ाए तो उसका ज्ञान उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इसी के आधार पर हम जो ज्ञान है वो प्राप्त करते रहते हैं। तो इससे हमें क्या महसूस हुआ कि हमें वस्तु का ज्ञान हुआ। और ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का विधि इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम इसे कहने लग जाते हैं कि ये एक वस्तु विधि है।
और इसी के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान हो रहा है। अब जो अगला है वो हमारा आता है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। इसमें दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के दो अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। संश्लेषण यानी हम जोड़ रहे हैं, विभिन्न अंगों के माध्यम से किसी वस्तु को जोड़ा जा रहा है। और इसी प्रकार से जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले व्याकरण वर्णमाला सिखाकर तब हम शब्दों का ज्ञान कराते हैं। पहले हम वर्णमाला में अ, आ, ई ये सभी वर्णमाला के अक्षरों को हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद क, ख, ग इन सब वर्णों की जानकारी सबसे पहले हम बच्चों को देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम एक दो शब्दों को मिलाकर शब्द बनाने सिखाते हैं, फिर 3 अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाने सिखाते हैं। तो इससे हम पहले हमने ये सारी चीजें बिखरी हुई थी वर्णमाला के रूप में, लेकिन जैसे ही हमने इनको शब्दों में पिरोना शुरू किया, उसके बाद तत्पश्चात वही शब्दों में पिरो के उसके बाद हमने इनको वाक्यों में बनाया जाने लगा, तो उससे फिर वाक्य भी बनने लग गए। तो परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाएं, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, फिर हमारी ये जो विधि है वो विधि हमारी विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर चलते हैं। इसमें विश्लेषण कर दिया हमने, एक हमने सेंटेंस एक वाक्य बनाया और बच्चों के सामने उस वाक्य को रख दिया। अब हम उसमें से कहें कि बताइए कि अब ये अलग अलग इनको शब्दों में प्रयोग में लाओ। अब उनके अलग अलग शब्दों से फिर उनमें निकाला गया कि वर्णमाला के कौन कौन से शब्दों का इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। फिर हमने उनको वर्णमाला के शब्दों में अलग उनको दिखाया। तो इससे हमें क्या महसूस हुआ कि सबसे पहले तो हमने संश्लेषण किया, चीजों को जोड़ा और फिर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, और दूसरे उसमें हमने जोड़ी हुई चीज थी उसका विश्लेषण किया। तो ये एक संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधि के रूप में हमारे सामने आएंगे। और इन दोनों ही विधियों का प्रयोग शिक्षक अपने जो शिक्षण है उसमें करता है। कभी वो संश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से भी पढ़ाता है बच्चों को, और कभी कभी उसका जो विधि है, प्रयोग करने का जो तरीका है, अगर वो विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ा रहा है तो फिर उसकी जो विधि है वो विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी। अगली आती है हमारे सामने वस्तु विधि। ये विधि भी हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारे सामने जब देखते हैं तो यहाँ तक कि जो अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें विश्लेषण और विश्लेषण विधि की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें अमूर्त को भी, जो चीजें हमारे सामने नहीं है उसको भी मूर्त बनाने की कोशिश की जाती है, उसका प्रयास किया जाता। जैसे 3 और 2 5 अगर हमें समझना है तो समझने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाएंगी और उसके बाद हम उनमें 2 गोली और मिला देंगे। 3 गोलियां तो है, उसके बाद हमने उसमें 2 गोली और मिला दी,
तो फिर एक साथ जब हम गिनेंगे, एक साथ जब हम गिन रहे हैं तो कितनी गोलियां हो गई, तो फिर हमारी 5 गोलियां हो गई। तो यहां हमने इनका क्या किया, संश्लेषण किया, चीजों को पहले इकट्ठा किया, पहले 3 गोलियों को लाए, फिर 2 और लाए, उसको मिला के 5 गोलियां बनी। और यदि हमारे पास पूरी 5 गोलियां हैं और फिर हम उनको अलग अलग करें, एक गोली एक व्यक्ति को दे, दूसरी दूसरे को दे, तीसरे, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, उन गोलियों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ इस उदाहरण के अनुसार हमें ये समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से कि संश्लेषण और विश्लेषण विधि क्या क्या होती है। अगली जो विधि है वो हमारी है दृष्टांत विधि। अब दृष्टांत विधि में वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। पहले हमने जो वस्तु विधि देखी थी उसमें भी यही चीज थी कि हम मूर्त चीज के द्वारा अमूर्त चीज तक पहुंच रहे हैं। तो इसी तरीके से ही दृष्टांत विधि है। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में भी उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वस्तु विधि में भी इसी प्रकार से हम क्या कर रहे थे कि उन चीजों को देख रहे थे, और इसी प्रकार से हमारे सामने जब दृष्टांत विधि आती है तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उन चीजों का दृश्य दृश्य हमारे सामने है, हम उन चीजों को देख रहे हैं। तो ये एक दृष्टांत विधि भी हो गई, एक वस्तु विधि भी हो गई, एक दृष्टांत विधि भी हो गई, क्योंकि हम देख किसको रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं। तो इसमें इस तरीके की दोनों विधियां काम कर रही हैं। और दृष्टांत जो है वो दृश्य भी हो सकता है और श्रव्य भी हो सकता है। जब हम दृष्टांत की बात कर रहे हैं तो किसी दृष्टांत को दिखाकर भी हमारे सम्मुख रखा जाता है और किसी दृष्टांत को सुना के भी विद्यार्थियों के सम्मुख रखा जा सकता है। जैसे कि इनमें जैसे चित्र है या मानचित्र है या चित्रपट आदि के सहारे से वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। किसी भी वस्तु को यदि हमें दिखाना है तो हम चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से बच्चों को, विद्यार्थियों को दिखाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम वस्तु का सहारा ले रहे हैं, चित्र के माध्यम से हम विद्यार्थियों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा दृश्य जो है वो हमें नजर आ रहा है, हम आंखों के माध्यम से उस दृश्य को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, स्पष्टीकरण उनका हो रहा है। लेकिन हम जब श्रव्य की बात करते हैं कि सुन रहे हैं, हम किसी चीज को सुनकर प्राप्त कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो उसमें हम उपमा भी दे सकते हैं किसी की, कि कोई 2 चीजें एक जैसी हैं तो हम उपमा करके बता सकते हैं, उदाहरण है तो हम बोलकर उसका उदाहरण दे रहे हैं और विद्यार्थी सुन रहे हैं। हम उसमें कुछ दिखा नहीं रहे लेकिन हम उदाहरण देकर उन्हें समझा रहे हैं। या फिर हम कोई कहानी है, कहानी के माध्यम से बच्चों को कुछ बता रहे हैं, तो ये भी एक श्रव्य दृष्टिकोण हुआ और श्रव्य के माध्यम से स्पष्टीकरण हुआ। तो कहानी भी एक श्रव्य माध्यम माना जाता है। अब चुटकुले हुए आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से विषय का स्पष्टीकरण हो जाता है। तो द्रव्य श्रव्य भी इसका माध्यम हुआ और दृश्य भी इसका माध्यम हुआ। तो दृष्टांत विधि की जब हम बात करेंगे तो दोनों चीजें इसमें शामिल होंगी, श्रव्य माध्यम भी और दृश्य माध्यम भी इसमें शामिल होगा।
और इन दोनों के माध्यम से ही हम विषय का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो दृष्टांत विधि भी इसी प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत होती है। अब अगला आता है कथन विधि। कथन विधि एवं व्याख्यान विधि दोनों ही एक जैसी ही विधियां हैं। जिस प्रकार से वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब हमारी जो कथन विधि है उसका सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जब कथन विधि की और व्याख्यान विधि की, तो इसमें जो अध्यापक है, जो वो ज्ञान देना चाह रहा है, जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान बच्चों को प्राप्त कराना चाह रहा है, वो उसमें खुद ही कथन देता है, व्याख्यान देता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि उसकी जो विधि है वो एक कथन विधि, व्याख्यान विधि के रूप में सामने आती है। उसमें छात्र का कोई रोल नहीं होता है, छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं। तो ये विधि हम छोटी कक्षाओं में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें तो दृष्टांत विधि के माध्यम से ही पढ़ाना होता है। अब यहाँ पर बड़ी कक्षाओं में, उच्च जो कक्षाएं हैं, उनमें हम इन विधियों का प्रयोग अक्सर किया करते हैं। तो कथन विधि और व्याख्यान विधि हमारे लिए प्रभावशाली छोटी कक्षाओं के लिए ना होकर उच्च कक्षाओं में कामगार सिद्ध हो सकती है। अब इसी से जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। बच्चों के सामने हम कुछ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें जिससे कि बच्चा स्वयं सीख ले, हम उसको बताने की जरूरत ना पड़े। हर्बर्ट स्पेंसर ये बात कहते हैं। लेकिन जो व्याख्यान विधि है, इसी की जो सहचरी है, और व्याख्यान विधि भी यही कहती है कि उच्च कक्षाओं में प्राय व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। उसमें केवल हम व्याख्यान करके उच्च कक्षाओं में बता दें और उसके बाद बच्चा स्वतः ही ज्ञान प्राप्त कर लेगा। और इसी तरीके से कथन विधि में प्राय हर्बर्ट के जो 5 सोपान हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कथन विधि के माध्यम से प्रस्तावना है या प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, इन सभी के जो सिद्धांत हैं उनकी स्थापना होती है, फिर आवृत्ति हो जाती है और अंत में प्रयोग किया जाता है। परंतु केवल ज्ञान अर्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है। अब ये देखने के पश्चात हमें प्रथम ये देखना होगा कि प्रस्तावना, सबसे पहले हमें कथन विधि से जब हम चलते हैं तो हर्बर्ट ने 5 जो कथन है, जो 5 सोपान है, उनका निर्माण किया है। सबसे पहले हम प्रस्तावना, कोई भी प्रकरण है उसकी प्रस्तावना दें और प्रस्तावना के बाद हम उसका प्रस्तुतिकरण करना शुरू करें और प्रस्तुतिकरण के बाद तुलना या सिद्धांत स्थापन करें कि इन विषयों में क्या तुलना है और किस सिद्धांत की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो फिर हमारा जो विषय है वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद आवृत्ति, दोबारा उस चीज को दोहराया जाए। पहले जो हम पढ़ चुके उसकी एक बार आवृत्ति भी कर देनी चाहिए और फिर उसका प्रयोग करें।
फिर अंत में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम केवल ज्ञान अर्जन करेंगे पाठों का, तो पांचों सोपान उसमें प्रयोग होंगे और उन्हीं पांचों सोपानों के माध्यम से हम किसी भी प्रकरण को पढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो कौशल और रसास्वादन के पाठ हैं, वो इसमें सीमित रूप से शामिल होते हैं। ये सोपान उनमें ज्यादा काम में नहीं आते। उसमें यदि हम कौशल की बात करें, रसास्वादन की बात करते हैं, तो उनमें बहुत सीमित जो सोपान हैं वही काम में आते हैं। अब अगला विषय है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि में हम ये देखते हैं कि प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। अब इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। ये जो विधि है प्रश्नोत्तर विधि, इसको सुकराती विधि कहा जाता है क्योंकि जो सुकरात थे वो प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग करते थे और उनको वही विधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती थी। तो जब उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया तो फिर ये विधि जो है सुकराती विधि के नाम से जानी जाने लगी। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। काउलर के अनुसार शिक्षण प्रमुख रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। अब यहाँ जब हम बात करते हैं शिक्षण की और प्रश्नों के माध्यम की, तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी चीज को समझने में असमर्थ हैं तो उसके विषय में हम प्रश्न करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे प्रश्न करते करते हम उन चीजों तक पहुंच जाते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो शिक्षण का एक ये भी माध्यम है कि हम प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात को समझ सके। तो प्रश्नोत्तर जो विधि है वो भी कहीं हद तक एक सही माध्यम है शिक्षण का। उसके माध्यम से भी हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले में हम ये देखेंगे कि प्रश्न पूछने की जो आवश्यकता है एवं महत्व है वो हमें क्यों लग रहा है। क्योंकि पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उनका संबंध जोड़ने के लिए जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए भी हम कुछ प्रस्तावना प्रश्नों को पूछते हैं और उससे क्या होता है कि जो हमारा नवीन ज्ञान है, जो शिक्षक नया जो पढ़ाने जा रहा है, उससे भी उसका संबंध स्थापित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित भी हमारा जो प्रश्न है वो हम सीख सकते हैं। अब यह ज्ञात करने के लिए बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है ये भी हम देखना शुरू कर देते हैं। बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण हेतु भी हम प्रश्न पूछते हैं। अब अगला हमारे सामने है कि करके सीखना। हमें करके सीखने का जो ज्ञान है वो भी इस विधि के द्वारा हमें प्रयोग में लाया जा सकता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वर्धा योजना या बुनियादी तालीम है वो किसके माध्यम से, महात्मा गांधी ने इस योजना को बेसिक शिक्षा के माध्यम से माना और तभी अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है ये। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी कि अपने हाथ से काम किया जाए तो वो अधिक जल्दी सीखा जा सकता है
उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व ज्ञात नहीं होता। तो श्रम के महत्व को ज्ञात करने के लिए इस तरीके का जो ज्ञान है वो उन्होंने बेसिक शिक्षा के माध्यम से दिया। अब इस प्रकार की जो शिक्षा है उसके बाद हम इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है और उनके प्रयोग का प्रतिपादक कौन है। तो इसमें पहली मांटेसरी विधि है जो कि मारिया मांटेसरी ने दिया। फिर किंडरगार्टन है जो प्रॉफिल फ्रॉबिल ने दी। खेल विधि हेनरी ने दी। डॉल्टन हेलन ने दिया है। पर्यटन विधि पेस्ट्रोलॉजी ने दी है। खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग में दी है। इस तरीके से जो हमारी विधियां हैं, बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी ने दी है। समाज मिति विधि एल मोरेल ने दिया है। आगमन निगमन जो विधि है अरस्तु और प्लेटो ने दी है। अंत में हम ये देखते हैं कि जो हमारी संवाद विधि रेखीय अभिक्रमित शाखीय अभिक्रमित विधियां हैं और वोटिविया विधि है, ओडिया ओवीडी विधि है। ये सारी विधियां जो है वो हमारे शिक्षक काम में लेते हैं। इन विधियों के माध्यम से ही हमें कक्षा में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त होता है। अब अंत में हम ये देखेंगे कि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो कि महत्वपूर्ण लिंक हैं जिनके माध्यम से आप इस विषय को और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और इसके बाद फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रश्न इस तरीके के हैं। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में किस प्रकार से इन शब्दांश अनुवाद किस विधि से किया जाता है। द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुभव अनुवाद विधि, खोज विधि। व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसकी जो विधि है वो है आगमन निगमन विधि। अगली विधि जो हमारे सामने आ रही है वो है आदर्श विधि। आदर्श विधि है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, निर्देश का परिष्कृत रूप, व्याख्या विधि परिष्कृत रूप। इसका उत्तर है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप। अगला विषय है वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है। अब वर्णात्मक विधि जो है वो प्रश्नोत्तर प्रणाली की, तुलनात्मक प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। इसका उत्तर है शब्दार्थ प्रणाली विधि। अब अगला जो प्रश्न है वो है जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक देकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन। इसे कहेंगे आदर्श वाचन। अब नेक्स्ट है अगला, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। अब जब हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो उसमें अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, रूपरेखा विधि या सूझ विधि। इसमें हम प्रश्नोत्तर विधि को ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयुक्त होती है। अंतिम प्रश्न है भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण में, लेखन में। भाषा संसर्ग विधि हमारी व्याकरण में ज्यादा उपयुक्त होती है। अब ये जो विषय था वो यहीं समाप्त होता है। अगले विषय को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब धन्यवाद।